मालती देवी रसोई में रोटियां सेक रही थी। तभी साया दौड़ती हुई आई। माँ, माँ जल्दी तैयार हो जाओ, आज लड़के वाले आ रहे हैं ना दीदी को देखने। मालती देवी हंसते हुए बोली, अरे हाँ बेटा, पता है। देखना आज छवि कितनी प्यारी लगेगी। तेरी दीदी ना बहुत भाग्यशाली है। तभी साया मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं लोग दीदी को ही क्यों पसंद करते हैं हर जगह। क्या मैं कम हूँ क्या? मालती थोड़ा गंभीर होकर बोली, ऐसी बात नहीं करते बेटा, दोनों मेरी आंखों की रोशनी हो, फर्क सिर्फ किस्मत का होता है। छवि कमरे में तैयार हो रही थी, गुलाबी सूट में शांत और सजी। तभी साया आई। साया थोड़ा व्यंग में बोली, दीदी आज तो तुम राजकुमारी लग रही हो, कहीं लड़का देखकर भाग ना जाए तुम्हारे सौंदर्य से डर कर। छवि मुस्कुराकर बोली, साया मजाक मत कर, मैं वैसे ही नर्वस हूँ, तू साथ रहेगी तो सब अच्छा लगेगा। साया अंदर ही अंदर जलते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं तो हमेशा साथ रहूँगी, हर मोड़ पर। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा परिवार आता है। पूरा घर रोशनी और चहक में डूब जाता है। राकेश मल्होत्रा, आपकी दोनों बेटियां तो एक जैसी लगती हैं, एकदम जुड़वा। लेकिन कुछ बात छवि में अलग सी है, बहुत शांत सौम्य। आर्यन धीरे से बोला, मुझे छवि बहुत पसंद आई अंकल। तब सबके चेहरे खिल उठते हैं। साया की नज़रें एकटक आर्यन के चेहरे पर टिकी रहती हैं। उसकी नज़रों में ईर्ष्या और एक अजीब सी ख्वाहिश उभरने लगती है। रात में छवि और साया कमरे में बात कर रही थी। छवि बोली, साया क्या तू खुश है? साया चेहरा मोड़कर बोली, खुश? हाँ दीदी बहुत, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर मैं वहाँ होती तो। छवि थोड़ा चौंक कर बोली, मतलब? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। छवि के मन में पहली बार एक हल्की सी बेचैनी होती है, जो आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाली होती है। सुबह की चाय के वक्त छवि बगीचे में बैठी किताब पढ़ रही थी। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। तभी साया चाय की 2 प्यालियां लेकर आती है। साया मुस्कुराते हुए बोली, दीदी तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय, जैसी तुम्हें पसंद है। ओ वाह, थैंक यू साया, आजकल तू बहुत केयरिंग हो गई है। साया हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी दीदी की शादी जो होने जा रही है, फिर तुम तो किसी और की हो जाओगी ना। छवि थोड़ा भावुक हो गई। हाँ, लेकिन तू मेरी बहन है, मैं तुझसे कैसे दूर रह सकती हूँ। साया धीरे से बोली, शायद तुम चाहो ना चाहो, लेकिन दुनिया बदल जाती है शादी के बाद। दूसरी ओर मालती देवी आर्यन के घर फ़ोन करती हैं। मालती देवी फ़ोन पर, जी कविता बहन जी, आपने कल जो स्नेह दिया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। कविता मल्होत्रा फ़ोन पर, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। आर्यन को छवि बहुत पसंद आई, संस्कार, बोलचाल, व्यवहार, सब कुछ एकदम परिपूर्ण। पास खड़ी साया यह सुन लेती है और उसके मन में फिर से हलचल होने लगती है। रात का समय था। साया अपने कमरे में अकेली सोच में डूबी है। साया खुद से बोलने लगी, सबको दीदी ही क्यों पसंद आती है? हम दोनों का चेहरा एक है, पर भाग्य एक क्यों नहीं? आर्यन, आर्यन कितना आकर्षक है वो, इतना स्मार्ट, इतना अमीर। अगर मैं छवि की जगह होती तो क्यों ना मैं, हाँ क्यों ना मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूँ। वो अचानक उठती है और सोचती है, मुझे अब बस किसी तरह दीदी की छवि खराब करनी है आर्यन के सामने। अगले दिन छवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, क्या तुम्हें पता है कि आर्यन की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने धोखा दिया? यह सब सुनकर छवि थोड़ा परेशान हो गई। छवि, ये किसने भेजा है और क्यों? मैं आर्यन से इस बारे में बात जरूर करूँगी। साया अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, कोई अजीब मैसेज आया है, कह रहा है आर्यन ने किसी को धोखा दिया था। साया हैरानी जताते हुए बोली, अरे क्या तुम पक्के मन से शादी करने जा रही हो दीदी? जरा सोच लो, शायद लड़का वैसा ना हो जैसा दिखता हो। छवि थोड़ा सोच में पड़ गई। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं लगते, शायद कोई झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। साया अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। ये मैसेज उसी ने भेजा था, एक अनजान नंबर से। 3 दिन बाद आर्यन और उनके परिवार का घर आना तय है।
सगाई की तारीख तय करने के लिए। और अब ये सब। साया आर्यन के नंबर पर खुद को अनामिका बताकर एक कॉल करती है। साया बदली हुई आवाज़ में बोली, हेलो आर्यन जी, मैं ना छवि की फ्रेंड बोल रही हूँ। आपको ना एक सलाह देना चाहती हूँ। छवि जैसी दिखती है ना, वैसे है नहीं वो दिखावे में बहुत तेज है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। यह सब सुनकर आर्यन थोड़ा परेशान हो गया। आप कौन हैं? क्या ये मजाक है? मैं छवि को जानता हूँ और यकीन करता हूँ उस पर। साया गुस्से में कॉल काट दी। इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है वो। रात को छवि को एक और मैसेज आता है, इस बार तस्वीरों के साथ, जैसे कोई आर्यन की गर्लफ्रेंड बता रहा हो। छवि परेशान हो गई। मैं आर्यन से कल मिलकर खुद बात करूंगी। कोई इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, पर मैं डरूंगी नहीं। अगले दिन छवि आर्यन से कैफ़े में मिलती है। छवि, मुझे कुछ दिखाया गया है जिसमें आपकी पुरानी कोई तस्वीरें थीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? आर्यन सुनकर गंभीर हो गया। छवि, मैं कॉलेज में एक लड़की को जानता था, पर हमारा रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था और वो मेरी सच्चाई जानती है। मैं आज तुम्हारे सामने हूँ, ईमानदारी से, बाकी तुम तय करो। छवि आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती थी तुम सच्चे हो। कोई मुझे ना भ्रमित करना चाहता है, लेकिन अब मैं सतर्क हो जाऊंगी। रात को छवि साया के पास आती हैं, लेकिन बिना कुछ कहे बस उसे गले लगाती है। साया, मेरी छोटी बहन, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? साया नजरें झुकाते हुए बोली, हाँ दीदी, हमेशा रहूंगी। लेकिन उसकी आंखों में एक और नई चाल का बीज उग चुका था। छवि हल्दी की रस्म के लिए तैयारी कर रही है। हल्दी लगाते हुए घर की औरतें गीत गा रही हैं। माहौल उत्सवपूर्ण है। छवि साया से बोली, साया, आज तुझे भी मेरे साथ आर्यन के घर चलना है। माँ कह रही थी कि बहन को साथ ले जाना अच्छा माना जाता है रस्मों में। साया मन में प्रसन्न होकर बोली, पर चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए, अरे दीदी ज़रूर, वैसे भी आर्यन जी की घर एक बार जाने का मौका मिलेगा। देखो तो सही कैसी दुनिया है तुम्हारी होने वाली। मालती देवी तभी तेज स्वर में बोली, साया, छवि की ससुराल तुम्हारी भी इज्जत है, जरा ना संभाल कर जाना वहाँ। साया धीमी आवाज करके बोली, हाँ माँ जरूर। अगले दिन मल्होत्रा निवास, भव्य मकान, फूलों की सजावट। कविता मल्होत्रा दरवाजे पर स्वागत के लिए तैयार। कविता मल्होत्रा छवि को गले लगाते हुए बोली, आओ बेटी, घर में रौनक आ गई तुम्हारे कदमों से। और ये, छवि मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी जुड़वा बहन साया है, बिल्कुल मेरी परछाई। अरे वाह, एक जैसी सुंदर, एक जैसी प्यारी। आओ बेटा, तुम्हारा भी स्वागत है। साया गर्व से बोली, नमस्ते आंटी जी, आपका घर तो महलों जैसा है। तब कविता हंसते हुए बोली, बस अब तुम्हारी दीदी के आने से ये महल घर बन जाएगा। तभी आर्यन सीढ़ियों से नीचे आता है, छवि को देखकर मुस्कुराता है। साया एकटक उसे ही देखती है। कुछ देर बाद आर्यन, छवि और साया लिविंग रूम में बैठे हैं। आर्यन, कैसी रही यात्रा? बहुत थक गई होगी तुम लोग। छवि, नहीं, बहुत आरामदायक थी। माँ ने बहुत सारा खाने का सामान भी साथ भेजा है। साया आर्यन की ओर देखकर, आर्यन जी, आप भी बहुत शांत और सभ्य लगते हैं। वैसे आप जैसे लोग अब कम ही मिलते हैं। तब आर्यन थोड़ा मुस्कुराते हुए पर असहजता से बोला, धन्यवाद साया जी, लेकिन असल में आपकी दीदी जैसी सच्ची लड़की मिलना भी सौभाग्य है मेरा। साया मन में बोली, कितनी आसानी से दीदी की तारीफ कर गया, लेकिन मैं इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई हूँ। रात का खाना, डाइनिंग टेबल पर सभी एक साथ बैठे थे। साया सबकी प्लेटों में खुद सर्व कर रही है। बर्तनों की सफाई, पानी देना, खुद ही सब काम करना। कविता, अरे साया बेटा, तुम तो जैसे बहू बनने की तैयारी में हो। तब साया हंसते हुए बोली, अरे नहीं आंटी जी, मुझे तो बस सबको खुश करना अच्छा लगता है। राकेश, आर्यन के पिता, बोले, कभी कभी लगता है साया को भी यही होना चाहिए था। छवि चौंक कर साया की ओर देखती है, जो अपनी मुस्कुराहट में छुपी चालाकी छिपा रही होती है।
रात को छवि और साया एक कमरे में बैठे थे। छवि बोली, साया, तूने आज बहुत मेहनत की, सब बहुत खुश हुए हैं तुझसे। साया आराम से बैठते हुए बोली, हाँ, यही तो चाहती हूँ दीदी कि सब खुश रहें। तुम्हारा ससुराल मुझे बहुत पसंद आया। छवि बोली, मुझे भी, पर तू कहीं खोई खोई सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? साया थोड़ा झुंझुला कर बोली, हाँ दीदी, लेकिन कभी कभी लगता है मैं कहाँ हूँ इस सारी कहानी में। तब छवि धीरे से बोली, तू मेरी बहन है साया, इस कहानी की परछाई नहीं, उसकी आत्मा है। छवि साया का हाथ पकड़ती है। साया मुस्कुराती है, पर उसके मन में विचारों का तूफान चलता है। अगली सुबह साया रसोई में कविता मल्होत्रा के साथ, कविता, तुम तो सब काम जानती हो साया, एकदम बहू जैसी लगती हो। तब साया धीरे से बोली, आंटी जी, कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं होती आपकी बहू तो। कविता थोड़ा चौंक गई, पर कुछ कही नहीं। रात को आर्यन अकेला लॉन में बैठा था। साया धीरे से पास आती है। आर्यन जी, आपको दीदी से सच में प्यार है क्या? आर्यन थोड़ा असहज होकर बोला, जी, क्यों ये सवाल? बस यूं ही मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप कभी सोचते थे कि अगर दीदी ना होती तो क्या मैं? आर्यन सख्त स्वर में बोला, माफ़ कीजिए साया, मैं छवि से प्रेम करता हूँ और मैं आपके इस सवाल से थोड़ा असहज हूँ। कृपया ऐसा दोबारा ना करें। साया का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ली वो। सुबह कविता जी रसोई में सब्जियां काट रही थी। साया चुपचाप उनके पास आ गई। वो कुछ कहने की तैयारी में है। धीरे से बोल पड़ी, आंटी जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। हाँ बेटा, कहो। तुम तो अब हमारी बेटी जैसी ही हो गई हो। साया संकोच जताते हुए बनावटी उदास के साथ बोली, मैं ये बात कहने से झिझक रही हूँ आंटी जी, पर बात बहुत बड़ी है, इसीलिए चुप नहीं रह सकती। तब कविता थोड़ा सतर्क होकर बोली, क्या हुआ साया, साफ साफ कहो ना। साया जैसे मन भारी कर रही हो, आंटी जी, कल मैंने ना छवि दीदी को फ़ोन पर किसी से बातें करती सुना। वो किसी लड़के से कह रही थी कि उन्हें शादी को लेकर अभी भी संदेह है और उन्होंने आर्यन जी के स्वभाव को लेकर भी कुछ बातें की। कविता चौंक जाती है। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। क्या सच में? तुमने क्या क्या सुना? साया धीरे से और आंखें झुकाकर बोली, उन्होंने कहा आर्यन तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैं उस परिवार के साथ सामंजस्य बैठा पाऊंगी? फिर वो हंसी और बोली, कभी कभी लगता है मुझसे बेहतर तो मेरी बहन ही इस घर के लायक है। अब कविता मल्होत्रा की आंखों में शंका की झलक आ जाती है। देखो, ये सब बहुत गंभीर बातें हैं साया, मैं इस पर सोचूंगी, लेकिन किसी से इस बारे में जिक्र मत करना। साया मन में मुस्कुराते हुए पर बाहर गंभीरता बनाए हुए बोली, मैं समझती हूँ आंटी जी, मैं बस चाहती हूँ कि आर्यन जी का दिल ना टूटे। छवि और आर्यन लॉन में साथ बैठे हैं। क्या तुम ठीक हो छवि? कुछ दिनों से बहुत शांत हो। छवि थोड़ा हंसते हुए बोली, बस शादी की तैयारियों की थकान है और थोड़ा डर भी। डर किस बात का? छवि बोली कि कोई हमारी खुशियों को देख ना ले, कभी कभी अजीब सी निगाहें महसूस होती हैं। आर्यन साया की ओर देखता है, जो दूर से उन्हें निहार रही है। देखो छवि, अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे किसी का व्यवहार तो मुझे बताना। ज़रूर, वैसे मेरी बहन बहुत अजीब अजीब सवाल पूछती है इन दिनों। अगली सुबह घर के ड्राइंग रूम में बैठे कविता, राकेश और आर्यन आपस में बात कर रहे हैं। छवि रसोई में थी, साया दूर खड़ी थी। उनकी बातों पर ध्यान लगाएं। कविता जी बोली, राकेश जी, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। मुझे साया ने कल कुछ बताया छवि के बारे में। छवि? क्या कहा उसने? कविता धीरे धीरे सब बताती है कि वो इस शादी से पूरी तरह खुश नहीं है और आर्यन के बारे में कुछ भरम पाल रखे हैं। तभी आर्यन गंभीर स्वर में बोला, ये मम्मी, ये छवि से पूछना पड़ेगा, लेकिन साया की बात पर एकदम यकीन भी नहीं कर सकते हैं। राकेश बोले, मैं कहता हूँ कुछ दिन ध्यान से देखो छवि का बर्ताव, सब साफ हो जाएगा। यह सब देखकर साया
मन ही मन खुश होती है। बीज बोया जा चुका है। रात को छवि थोड़ा उलझी हुई थी। साया, तुम मुझसे कुछ छिपा रही है क्या? साया साफ इनकार करते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊं। छवि बोली, तू आर्यन के सामने कुछ अजीब बातें करती है। कविता आंटी भी आजकल थोड़ा बदली बदली लगती है। सब ठीक तो है ना? तब साया मासूम बनते हुए बोली, दीदी, शायद तुम ज़्यादा सोच रही हो। वैसे भी जब कोई लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है ना, तो सब बदलता है। मैं तो बस यह देख रही हूँ कि क्या तुम सच में वहाँ खुश रह पाओगी। छवि गंभीरता से दिखती है। साया, तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है और मैं तुझे। बस एक बात कहूँगी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं, माँ पापा की इज्जत का भी है। तब साया थोड़ा घबरा कर बोली, मैं कुछ गलत क्यों करूँगी दीदी? मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। छवि उसके चेहरे को गौर से दिखती है, पर कुछ कहती नहीं। अब वो भी सतर्क हो चुकी थी। साया अपने कमरे में रात भर सोचती है। अब घर वालों के मन में शक बो दिया है। अब मेरा अगला कदम होगा आर्यन को भावनात्मक रूप से कमज़ोर करना, ताकि वो खुद छवि से दूरी बनाए, और तब शायद वो देखे मुझे। आर्यन वर्किंग टेबल पर लैपटॉप के सामने बैठा होता है। तभी साया कॉफ़ी की 2 कप लेकर कमरे में प्रवेश करती है। आर्यन जी, आपकी कॉफ़ी। दीदी तो आज बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने सोचा आपको कोई तो दे ही दे। ओ थैंक यू साया, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ले लेता। साया बैठते हुए बोली, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क होता है, और कभी कभी जो अनचाहा मिल जाए वो सबसे खास बन जाता है। आर्यन थोड़ा असहज हो गया। साया, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मैं और छवि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। साया बनावटी मासूमियत से बोली, मैं तो सिर्फ एक प्यारी बहन हूँ दीदी की, और अब आपके घर की बेटी जैसी। बस थोड़ी देखभाल कर रही थी। छवि रसोई में कविता के साथ थी। कविता जी कुछ संदेह भरे स्वर में बोली, छवि, तुम और आर्यन आपस में कितनी बातें करते हो? यानी सब कुछ ठीक तो है ना? छवि चौंकते हुए बोली, जी आंटी। मतलब? कविता सहज बनते हुए बोली, नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछा। बस देखा कि तुम कुछ दिनों से शांत हो, और आर्यन भी थोड़ा अलग सा लगता है। छवि मन ही मन समझ गई, शायद साया कोई बात फैला रही है, लेकिन बिना प्रमाण के कहना ठीक नहीं। दोपहर को लॉन में साया और आर्यन अकेले मिलते हैं। साया जानबूझकर वही किताब पढ़ रही होती है जो आर्यन पढ़ रहा था 2 दिन पहले। साया जानबूझकर बात छेड़ते हुए बोली, क्या इत्तेफाक है ना, हम दोनों को ही एक बुक पसंद है। आर्यन आश्चर्यचकित से, तुमने ये किताब पढ़ी? हाँ, और तुम्हारी दीदी को तो यह सब भारी लगता है। वो कहती है ये सब पढ़ने से मन परेशान हो जाता है। आर्यन हल्की हंसी में फिर बोला, छवि का नज़रिया अलग है, लेकिन उसका सुकून ही मुझे आकर्षित करता है। साया धीरे से बोली, पर क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुमने सही बहन चुनी है? आर्यन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। साया, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की बातें दोहराओ। मैं छवि से प्रेम करता हूँ, और तुम्हारी ये बातें सही नहीं लगती मुझे। साया आंखें नीची कर हल्की हंसी में बोली, आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? मैं कोई गलत बात नहीं कह रही, बस दिल की बातें हैं। तो फिर दिल को काबू में रखा करो साया। ये खेल अब अगर बढ़ा ना तो किसी का भला नहीं होगा। शाम को छवि और आर्यन छत पर बैठे थे। छवि धीरे से बोली, आर्यन, तुम कुछ बदले बदले से लगते हो। आर्यन थोड़ा रुके हुए स्वर में बोला, छवि, क्या तुम्हें लगता है कि साया कुछ ज़्यादा करीब आ रही है मेरे? छवि सिर झुकाकर बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह जानबूझकर सब कुछ कर रही है। मैं अब और चुप नहीं रह सकता छवि। कल सुबह मैं माँ से साफ साफ सब कह दूंगा। नहीं आर्यन, अगर कोई सच्चाई है तो साया को खुद सामने लाना होगा। हम सबूतों के साथ बातें करेंगे। साया अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपने आप से कह रही थी, छवि,
तुम हमेशा आगे क्यों रहती हो? आर्यन को मैं पसंद आ चुकी हूँ, बस अभी वो स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जल्द ही वो खुद दिखेगा कि मैं तुम्हारे मुकाबले कितनी बेहतर हूँ। वो होठों पर हल्की लिपस्टिक लगाती है और एक स्कार्फ पहनकर आर्यन के कमरे की ओर बढ़ती है। आर्यन अपने स्टडी रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी हल्के कदमों की आहट होती है और साया कमरे में प्रवेश करती है। उसने हल्का मेकअप किया है और एक खूबसूरत रेशमी दुपट्टा लहराता हुआ कंधे पर रखा है। साया धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आर्यन जी, इतनी रात तक काम करते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। आर्यन साफ झुंझलाहट के साथ बोला, साया, तुम इस समय मेरे कमरे में क्यों आई हो? साया धीरे धीरे उसके करीब आते हुए बोली, क्यों? आप क्या सोचते हैं मैं सिर्फ छवि दीदी की परछाई हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी एहसास हैं, मैं भी चाह सकती हूँ। आर्यन कुर्सी से उठते हुए बोला, बस बहुत हो गया। ये तुम्हारी हरकतें अब सीमा पार कर रही हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ। साया कांपती आवाज में लेकिन अभी भी डटी हुई है। वो तुम्हें समझ नहीं पाती आर्यन, सिर्फ मैं समझती हूँ। तुम किताबें पढ़ते हो, शराब से घृणा करते हो, खाना साधारण पसंद करते हो, ये सब दीदी को नहीं पता। मैंने जाना है तुम्हें। आर्यन गुस्से में बोला, क्यों? ताकि तुम मुझे छवि के सामने गलत साबित कर सको, ताकि तुम उसका रिश्ता तोड़ सको और खुद उसकी जगह ले सको। साया मुख कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ आंसुओं से भरी आंखें। तभी बाहर से आवाज आती है छवि की। वह सख्त आवाज में बोल पड़ी, आर्यन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आर्यन दरवाजा खोलता है। छवि भीतर आती है। उसकी आंखों में ठहराव और चेहरे पर कठोर संयम था। तो तू यही करने यहाँ आई थी? हाँ, मुझे हटाकर मेरी जगह लेनी। गलती मेरी थी जो तुझे यहाँ साथ लाई। साया रुआसी होकर बोली, दीदी, मैंने बस चाहा कि एक बार कोई मुझे भी खास समझे। आप हमेशा सबकी पसंद रहीं और मैं हमेशा आपकी छाया। मैं थक गई थी। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है साया। तूने जो चाले चली, झूठ बोले, जो कविता आंटी के बीच शक पैदा किया, सब जानते हैं हम। मैंने जानबूझकर तुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी सच्चाई से टकराए। आर्यन साया से बोला, मैंने तुम्हें शुरू में ही साफ मना किया था। तुम्हारी हर हरकत मुझे छवि से और भी अधिक जोड़ती गई। अब साया फूट फूट कर रोने लगती है, घुटनों पर बैठ जाती है। मैं बुरी नहीं थी दीदी, बस खो गई थी। आप सब मुझसे दूर जाते जा रहे थे, मैंने डर में यह सब किया। छवि उसके पास जाकर बोली, मैं तुझे माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तू खुद को कब माफ़ कर पाएगी? रिश्ते छीन कर नहीं, अपना बनाकर जीते जाते हैं। अगला दिन सुबह साया ने कमरा बंद कर रखा है। छवि दरवाज़ा खटखटाती है। साया, दरवाज़ा खोलो। मैं जानती हूँ तू बहुत टूट चुकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अपने लिए नया रास्ता चुने, जिसमें तू अपनी पहचान बनाए, किसी की परछाई बनकर नहीं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। साया निःशब्द रो रही है। दीदी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? छवि गले लगाते हुए बोली, मैंने तो कभी गिला रखा ही नहीं। तू मेरी बहन है, मेरी अपनी साया, और अब समय है कि तू अपनी छवि बनाए अलग। आर्यन और छवि बालकनी में बैठे थे। आर्यन बोला, छाया और प्रतिछाया में फ़र्क होता है, लेकिन जब प्रतिछाया अपनी दिशा पहचान ले तो वो छाया से ज़्यादा उजाला कर सकती है। छवि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अब मेरी बहन फिर से मेरी बहन बन गई है। शादी से 2 दिन पहले सुबह की पहली किरण। साया पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। पहली बार उसके चेहरे पर आत्मग्लानि से उपजा सच्चा सुकून दिख रहा है। छवि बालकनी से उसे देख रही है। उसकी आंखों में न नफरत है न दया, बस बहन के लिए आत्मीय चिंता है। छवि धीरे धीरे पास आकर बोली, फूल आज पहली बार तेरे हाथों में खिलते से लग रहे हैं। साया सिर झुकाकर बोली, अब तक तो मैं दूसरों की खुशियां मुरझाने की कोशिश करती रही। दीदी, अब सोचा है कि खुद कुछ अच्छा खिलाऊं। छवि, बदलाव धीरे धीरे आता है साया, लेकिन जब आता है
तो सबका चेहरा बदल देता है। मल्होत्रा परिवार का ड्राइंग रूम। साया परिवार के सभी सदस्यों के सामने खड़ी हो जाती है। कविता मल्होत्रा, राकेश जी, आर्यन और छवि वहीं मौजूद हैं। साया के हाथ में फोल्डेड एक डायरी का पन्ना है। आप सबका वक्त कुछ देर के लिए चाहिए, मैं कुछ कबूल करना चाहती हूँ। कविता, साया बेटा। नहीं आंटी जी, आज बेटा मत कहिएगा, क्योंकि मैंने उस सम्मान के काबिल खुद को नहीं रखा। मैंने झूठ बोले, आर्यन जी और दीदी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की और मैं बहुत दूर निकल गई थी। तभी आर्यन गंभीर होकर बोला, लेकिन तुमने समय रहते खुद को रोका, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। साया कविता आंटी की ओर देखकर बोली, आंटी जी, मैंने आपको गलत सूचना दी। छवि दीदी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो इस रिश्ते को ठेस पहुंचाए। वो तो मेरे पापों की भी ढाल बनकर खड़ी रही। कविता धीरे से उठकर बोली, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दोष स्वीकारते हैं। साया, माफ़ी देना तो बहुत छोटी बात है। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कविता उसे गले लगा लेती है। साया के आंसू नहीं रुक रहे। छवि साया को आईने के सामने खड़ा करती है। देख, अब इस चेहरे में ग्लानि नहीं, गरिमा है। तू अब सिर्फ मेरी परछाई नहीं, अपनी छवि बन चुकी है। दीदी, क्या मेरे लिए भी कभी कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो मुझे वैसे ही अपनाए जैसे आपको आर्यन जी ने अपनाया? छवि आश्वस्त स्वर में बोली, क्यों नहीं, मैं खुद देखूंगी तेरे लिए ऐसा रिश्ता जो तुझे तेरी अच्छाई के लिए चाहे, तेरे चेहरे के लिए नहीं। अगले दिन का दोपहर, छवि की एक दूर की रिश्तेदार अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई हैं। उनके साथ उनका भतीजा रवि ठाकुर भी है, साया के हमउम्र। वो सादा पहनावा, सौम्य मुस्कान और नम्र स्वभाव वाला एक सामान्य लेकिन बहुत गंभीर और समझदार युवक हैं। रवि साया से मिलते हुए, आप छवि जी की बहन है ना? बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ तो अलग है। तभी साया हंसते हुए बोली, हाँ, अब मैं भी जानने लगी हूँ कि मेरा अलग होना ही मेरी पहचान है। बहुत कम लोग खुद को जान पाते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। छवि मुस्कुराती है, भीतर ही भीतर सोचती है, शायद यही वो इंसान है जिसकी तलाश मेरी साया को थी। शाम ढल चुकी है। सूरज की किरणें दीवारों पर नरम सुनहरा रंग बिखेर रही है। देख, दिन ढल रहा है, लेकिन ये ढलता अंत नहीं, एक नई सुबह की शुरुआत है। साया बोली, और इस बार मैं उस सुबह का सामना खुले दिल और सच्चे मन से करूंगी। अब मैं किसी की छाया नहीं, मैं साया हूँ, अपनी पहचान के साथ। छवि मुस्कुराकर उसका हाथ थामते हुए बोली, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरी बहन, तेरी दोस्त बनकर। दोनों बहनों की जिंदगी नई दिशा में कदम रखती है। मालती देवी का आंगन, हर कोने में सजावट, दीवारों पर मेहंदी के रंग, घर की स्त्रियां गीत गा रही हैं। छवि शादी की जोड़े में दुल्हन बनी बैठी है, चेहरे पर संतोष और स्नेह है। साया पास बैठी है, आज सचमुच बहन जैसी ईर्ष्या से मुक्त। मालती देवी भावुक होकर बोली, छवि मेरी बच्ची, अब तू किसी और की हो रही है, लेकिन दिल से तू हमेशा मेरी रहेगी। छवि आंसू रोकते हुए बोली, माँ, बेटियां पराई नहीं होती, बस अपनी दुनिया ले जाती हैं। साया माँ को गले लगाते हुए बोली, और मैं हूं ना माँ, अब तो साया आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। बारात तय समय पर आ चुकी थी। आर्यन शेरवानी में सजे धजे घोड़ी पर सवार बहुत ही शांत और शालीन दिख रहा था। बारातियों के साथ सुशोभित वातावरण था। साया अपने आप में सोचती है, आज जब मैं आर्यन को देखती हूँ तो मेरे मन में कोई खिंचाव नहीं, बस संतोष है कि दीदी को उनका सच्चा साथी मिला। कविता मल्होत्रा साया से बोली, बेटा, अब अगला नंबर तुम्हारा ही होना चाहिए। अब तो तुम भी तैयार हो गई हो एक अच्छे रिश्ते के लिए। साया हंसते हुए बोली, हाँ आंटी जी, अब जो भी रिश्ता होगा वो मेरे सच्चे स्वरूप के लिए होगा, ना किसी से चोरी किया गया, ना किसी की जगह लिया गया। विवाह मंडप, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। छवि और आर्यन अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे हैं। पंडित जी बोले, अब वधू और वर सप्तपदी करें।
साथ साथ 7 वचन लें। साया आंखों में आंसू लिए खड़ी है, पर इस बार वो आंसू जलन के नहीं प्रेम के हैं। रवि ठाकुर भी अतिथियों में खड़ा है, उसकी आंखें साया पर टिक गई हैं। छवि और आर्यन की फेरे की रस्म पूरी हो गई, तभी सभी ताली बजाने लगे। विदाई की बेला। छवि माँ की गले लग लग कर फुट फुट कर रो रही थी। साया उसे थामे हुए हैं। अब तुझे गिरने नहीं दूंगी दीदी, तो अब किसी और की बेटी, पत्नी और बहू है, लेकिन मैं हमेशा तेरे पीछे रहूंगी, तेरी परछाई बनकर नहीं, तेरे सहारे बनकर। आर्यन साया की ओर मुड़कर बोला, थैंक यू साया, जो तुमने वक्त रहते खुद को पहचाना, और आज ये रिश्ता और भी पक्का हुआ है तुम्हारे कारण। साया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे खुद से भी थैंक यू कहना है कि मैंने खुद को माफ़ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद रवि और उसका परिवार चाय पर आमंत्रित था। मालती देवी, रवि बेटा, तुम दिल्ली कब वापस जा रहे हो? रवि साया की ओर देखकर बोला, जब तक लखनऊ की एक चीज़ मुझे ना बांध ले, शायद फिर दिल्ली जाने का मन ना करे। साया थोड़ा चौंक कर लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं किसी और की ज़िंदगी की परछाई नहीं बनूंगी रवि जी। अगर रिश्ता होगा तो रोशनी से भरा होगा। रवि धीरे से बोला, तो फिर चलिए साथ एक नई रोशनी की ओर। सभी हंसते हैं। साया की ज़िंदगी एक नई राह पर चल पड़ती है, आत्मगौरव, सम्मान और नए रिश्तों की ओर। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।